Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover a new book which is known as the Political Science. Okay, this is chapter number 1. What is democracy? Why democracy? Okay. As you all know, democracy is the government of the people by the people for the people. ठीक है, इसे हम और डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में. लेट्स बिगन. देखो, सबसे पहले ओवरव्यू समझ लो कि क्या क्या है चैप्टर के अंदर. तो सबसे पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स. तो हम पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और उसके क्या क्या फीचर्स हैं. दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये चैप्टर जो है बेसिकली डिफाइन करता है सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी को. स्टेप बाय स्टेप वी वर्कड आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं डेमोक्रेसी के साथ वो सारी टर्म्स को हम समझेंगे. द एम हियर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमें ये समझना है क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के. यानी जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाएगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो जैसे जैसे हम जिस चैप्टर को समझेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से अलग है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. और जैसे हम इस चैप्टर के एंड पे पहुंचेंगे तो हमें जो मिनिमम ऑब्जेक्टिव है उससे हमें एक ब्रॉडर आइडिया मिलेगा कि डेमोक्रेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज़. देखो, डेमोक्रेसी जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट फॉर्म है पूरी दुनिया में और ये एक्सपेंड करती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेसी को अपनाते जा रहे हैं. बट वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है. व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. किस वजह से डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर समझा जा रहा है. डैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन डैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर. तो ये सेकेंड क्वेश्चन है जो कि हम इस चैप्टर में समझेंगे. लेट्स बिगिन. देखो, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी को एक सिंपल टर्म वर्ड होता है डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ अ ग्रीक वर्ड कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, डेमोस और कैटोस. ठीक है, डेमोस का मीनिंग क्या होता है, द पीपल, एंड क्रेटोस का मीनिंग होता है द रूल. तो इट मीन्स द रूल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, रूल ऑफ द पीपल. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, द रूल ऑफ द पीपल. ठीक है, रूल ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा सरकार. तो व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो अगर सबसे पहली टर्म है डेमोक्रेसी तो इसको देखो, डेमोक्रेसी को हमने तोड़ लिया, डेमो प्लस क्रेसी. डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुआ, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है, इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो भी अगर कोई रूल करेगा, कोई भी हेड होगा गवर्नमेंट उस टाइम पे उस गवर्नमेंट का, वो कौन किसके द्वारा चुना जाएगा, लोगों द्वारा चुना जाएगा. तो लोगों द्वारा चुना जाना, लोगों को चुना जाना, ठीक है, और लोगों के लिए चुना जाना इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी. फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. बाय द पीपल मतलब लोगों द्वारा चुना जा रहा है, ऑफ द पीपल लोगों में से चुना जाना, और फॉर द पीपल लोगों के लिए चुना जाना इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी. याद रखना तीन वर्ड, बाय द पीपल लोगों द्वारा, ऑफ द पीपल लोगों में से, और फॉर द पीपल मीन्स कि लोगों के लिए चुना जाना इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी. देखो, म्यांमार का केस दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उस क्वेश्चन को समझते हैं. हाउ इज म्यांमार अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री.
म्यांमार को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहा गया है? देखो, म्यांमार में द आर्मी रूल्स ऑफ द म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। म्यांमार में आर्मी रूल था, तो इस कारण से वहाँ पर लोगों द्वारा सरकार नहीं चुनी गई थी, वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज who happens to be in control of the army because the rulers of the country। देखो, दोज who happen to be in control of the army become the rulers of the country। जो आर्मी के लोग थे वो ही रूलर बन गए, इस कारण से इसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया है। पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन, और लोगों का कोई भी इसमें पार्ट नहीं था, लोगों ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था म्यांमार वाली सिचुएशन में। वहाँ पर कौन रूल कर रहा था? आर्मी रूल कर रही थी, ठीक है। और आर्मी तो डेमोक्रेसी को बचाती है बेसिकली, और यहाँ पर आर्मी ही रूल कर रही थी, इसलिए इसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्शंस नहीं हुए थे और लोगों ने किसी को भी नहीं चुना था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो मैं ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डेमोक्रेसी की? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रीड विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके हाथों में होती है? जो कि इलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा, ठीक है। जिसको भी हमने इलेक्ट किया है उनके पास होती है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। जैसे कि हम क्या किसको चुनते हैं? हम चुनते हैं एमएलए को, एमपीज को, तो उनके हमने किसको चुना है? एमपीज को और एमएलएज को, तो उनके पास होगी इंपॉर्टेंट पावर्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी? इलेक्टेड बाय द पीपल्स। दूसरा पॉइंट, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी फ्री होने चाहिए इलेक्शंस और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। किसी का भी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, और सबके पास एक फेयर चांस होना चाहिए कि वो लूज करें, हारें। इलेक्शंस भी हारना ज़रूरी है। फ्री होने और फेयर होने चाहिए इलेक्शंस, ठीक है। सबको मौका मिलना चाहिए। तो हारना जीतना तो डिपेंड करता है कि लोग किसको चुनना चाहते हैं। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट हैव वन वैल्यू, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक सिटीजन को, एडल्ट सिटीजन को एक वोट का अधिकार होना चाहिए कि वो एक वोट दे, और उस वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। A democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizens right, ठीक है। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसके कुछ रूल्स होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होने चाहिए, और कुछ सिटीजन्स के राइट होने चाहिए कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, रूल कर रही है, उसके पास वो कुछ रूल्स बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हों और सिटीजन के राइट्स हों। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर किसी के बीच में, किन्हीं दो ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस तरीके की मेथड या उसे डील करना उन्हें आना चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है। इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, और इसकी वजह से क्या होता है? ये जो डिग्निटी होती है सिटीजन्स की वो बढ़ती है, क्योंकि डेमोक्रेसी सबको बराबर मौका देती है। अगर दोनों कम्युनिटी हैं तो उनके बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उनको बराबर मौका मिलना चाहिए, ठीक है। ये फीचर्स को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने इसलिए फीचर्स पहले ही बता दिए हैं तुम्हें, ताकि तुम इसे याद कर सको, और धीरे धीरे करके तुम्हें समझ में आ जाएंगे सारे फीचर्स, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। तो देखो, इसमें चैप्टर क्या समझेंगे हम? वो आर द रूलर्स, रूलर्स कौन होते हैं? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, कौन से ऑफिशियल्स को चुना जाता है, कौन होते हैं वो ऑफिशियल्स? विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, क्या कोई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होता है जिसको, क्या उनके पास कोई पावर होती है डिसीजन लेने की? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कैसी किस तरीके के इलेक्शंस होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया था ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic, और क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि इलेक्शंस की, कि उसे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहा जाए?
वो आर द पीपल्स हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। कौन लोग होते हैं जिनको चुना जाता है और कौन लोग चुनते हैं, वो लोग कौन होते हैं, क्या क्राइटेरिया है उनका। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, क्या सबको इक्वल बेसिस पे मौका मिलता है। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी किसी सिटीजन्स को इक्वल वोटिंग राइट का अधिकार नहीं देती, यानी सबको मिलना चाहिए। वैसे डेमोक्रेसी में सबको इक्वल अधिकार होता है, लेकिन क्या किसी को नहीं होता, ऐसा कुछ है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी, किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स। जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं वॉट एवर दे वॉन्टेड इन, क्या वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें वो जो करना चाहते हैं। क्या लिमिट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पावर्स को, फंक्शंस को। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी जो है सारे सिटीजन्स के राइट को क्या करे, रिस्पेक्ट करे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक सीरिया का एग्जांपल दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई थी बुक के अंदर। तो उस पिक्चर को देखो। नो एंट्री बिफोर यू फिल द फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर। यहाँ पर एक बंदा है आर्मी का और वो उसने गेट लगाया हुआ है और ये बोला हुआ है कि जब तक तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, जब तक तुम ये फॉर्म फिल नहीं कर देते, ठीक है, और मेंबर नहीं बन जाते इन अ ऑल बात पार्टी, इज डेट क्लियर। तो जब तक तुम मेंबर नहीं बन जाते किसके, ऑल बात पार्टी के। तो ये सीरिया का केस है। सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, सीरिया एक छोटी सी स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है। वहाँ पर रूलिंग पार्टी कौन है, अलबत, ठीक है, एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलाइज आर द ओनली पार्टी अलाउड इन दैट कंट्री। और केवल जो उसके अलाइज पार्टीज़ हैं, मतलब जिसके साथ उसने संधि की हुई है, केवल उन्हीं को वो अलाउ करते हैं उस कंट्री के अंदर। तो मेजॉरिटी पावर किसके पास है, अलबत पार्टी के पास। ठीक है, वो केवल और केवल उन्हीं लोगों को मतलब उन्हीं लोगों को राइट देते हैं, उन्हीं लोगों को अधिकार देते हैं जो कि उनके साथ हाथ मिलाते हैं या फिर उनकी पार्टी के मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो ये दिखाया हुआ है यहाँ पर, क्या ये डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। सारे लोगों को तो इक्वल अधिकार नहीं मिल रहे ना इसमें, तो ये डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के केस की। ठीक है, मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाकिस्तान का एक केस लेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी थी। ठीक है, हाउ डिड, देखो ये बात मैं करने वाला हूँ आज 1999 से 2008 तक की। ठीक है, देखो ये 1999 से 2008 तक, इनका नाम है, ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं तुम्हें, इनका नाम है परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ही वॉज एन आर्मी जनरल हुआ करते थे। तो इनकी बायोग्राफी देख लो पहले थोड़ी सी। देखो परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है, ये क्या थे, आर्मी जनरल थे। 1943 में ये बॉर्न हुए थे दिल्ली में, इंडिया में। 1961 में इन्होंने, जब ये पार्टीशन हुआ 1947 में, तो ये पाकिस्तान चले गए। और 1961 में, यानी इनकी फैमिली पाकिस्तान चली गई। 1961 में इन्होंने मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और आर्मी में भर्ती हो गए। 1999 में इन्होंने एक ब्लडलेस कू किया। कू इसे बोलेंगे COUP है ना, इसे P साइलेंट रहता है तो इसे बोलते हैं कू। ठीक है, तो मिलिट्री कू किया और प्रेसिडेंट बन गए ये 2 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद 2007 तक ये प्रेसिडेंट बने रहे। फिर 2007 में जाके जो है ये अपनी ये पावर से हट गए। ठीक है, फिर इनको एग्जाइल कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया 2008 में। फिर ये वापस आए पाकिस्तान में 2013 से 2016 में। ठीक है, 2014 पे फिर से इन पे केस चला था ट्रीजन का। ट्रीजन का मतलब होता है धोखाधड़ी, देश के साथ धोखाधड़ी।
ठीक है, तो ये था इनकी स्मॉल बायोग्राफी। तो अब इसी की कंडीशन समझते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तख्ता पलट किया था। ठीक है, हाउ डिड द मुशर्रफ इस्टेब्लिश हिज रूल इन पाकिस्तान। मुशर्रफ ने रूल कैसे बनाया पाकिस्तान के अंदर। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999। ठीक है, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू किया। मिलिट्री कू का मतलब क्या होता है, सैन्य तख्ता पलट, यानी आर्मी के जनरल हुआ करते थे ये 1999 में, और इन्होंने आर्मी लेके आए और आकर जो सरकार थी उसको गिरा दिया और अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, ये किस तरीके से होता है, क्या होता है, पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ जाके कैप्चर कर लेते हैं पार्लियामेंट को और अपने आप को राजा या हेड घोषित कर दिया था इन्होंने। कब, अक्टूबर 1999 में। तो इसे कहा जाएगा मिलिट्री कू, सैन्य तख्ता पलट, यानी आर्मी जाती है और आर्मी सारे पूरे एरिया को कैप्चर कर लेती है जो पार्लियामेंट वाला एरिया है, और फिर किसका रूल स्टार्ट हो जाता है, आर्मी का रूल स्टार्ट हो जाता है। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये जो भी इलेक्टेड उस टाइम पर गवर्नमेंट थी वो कैसी गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको इन्होंने हटा दिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और अपने आप को क्या घोषित कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन्होंने अपने आप को एक नई पोस्ट दी और उसे क्या बोला गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव से अपनी पोस्ट जो है बदल ली 2002 में और बन गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने एक रेफरेंडम किया इन 2002। ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री डेट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। रेफरेंडम क्या होता है, देखो रेफरेंडम में एक तरीके से वोटिंग होती है, पर उसमें सिर्फ दो ही सवाल होते हैं, यस या नो। ठीक है, इसे कहा जाता है रेफरेंडम। पब्लिक से पूछा जाता है, लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या तुम, कि जैसे कोई पॉलिसी है उसके खिलाफ हो या उसके साथ हो, तो पॉलिसी के बारे में बताया जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही 2002 में एक रेफरेंडम हुआ, इन्होंने ये कहा कि क्या मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ अगले 5 सालों के लिए, तो यस या नो में जवाब देना था पब्लिक को। तो इन्होंने मतलब इनका इन्फ्लुएंस था उस टाइम पर, तो ज़्यादातर लोगों ने यस जवाब दिया था। ठीक है, तो इस रेफरेंडम में इन्हें 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया था। इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री डेट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। तो इन्हें 2007 तक के लिए एक्सटेंशन मिल गया था। 2002 से 2007 तक कौन बन गए प्रेसिडेंट, ये खुद बन गए प्रेसिडेंट। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट। देखो, जब ये इन्होंने ये रेफरेंडम कराया था तो जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थी और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे। पाकिस्तानी मीडिया मतलब न्यूज़ चैनल्स, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि लोगों के साथ गलत ना हो इसलिए कुछ संस्थाएं होती हैं, उसे कहा जाता है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस। और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट होते हैं जो कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र बना रहे किसी भी देश में उसके लिए काम करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। तो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ने ये कहा कि ये जो रेफरेंडम हुआ था ये एक माल प्रैक्टिस थी, यानी एक गलत तरीके से हुआ था और फ्रॉड था। ठीक है, गलत तरीके से हुआ था और जो लोग इसमें वोट कर रहे थे उनसे ज़बरदस्ती ये वोटिंग कराई गई थी। ठीक है, तो ये गलत तरीके से हुआ था। इन्होंने आवाज़ ज़रूर उठाई लेकिन किसी ने भी मानी नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट उस टाइम पे ये परवेज़ मुशर्रफ बन चुके थे। ठीक है, इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेम ऑर्डर। 2002 में, अगस्त 2002 में जब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो एक लीगल फ्रेम ऑर्डर ये इशू करते हैं, डेट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक लीगल फ्रेम ऑर्डर जो इन्होंने ये इशू किया है, एक तरीके का कानून लेके आते हैं ये, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है पाकिस्तान का, जो संविधान होता है पाकिस्तान का, उसको ये बदल देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। इस कानून के अंतर्गत, लीगल फ्रेम ऑर्डर के अंतर्गत,
क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है, मतलब कि जो सेंटर की पार्लियामेंट है उसको कभी भी ख़त्म कर सकता है, एंड कर सकता है, और जो स्टेट लेवल की भी असेंबली है उसको भी क्या कर सकता है, एंड कर सकता है। देखो असेंबली समझो, जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं उसे असेंबली कहा जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब स्टेट लेवल पे लोग बैठेंगे तो उसे भी असेंबली कहा जाता है। तो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस करने की पावर आ जाती है लीगल फ्रेम ऑर्डर के अंतर्गत, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंतर्गत। तो अच्छा, पहले डेफिनेशन क्या थी, रेफरेंडम क्या होता है? तो रेफरेंडम इज द डायरेक्ट वोट इन विच एन एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर प्रपोजल। देखो, तो मैंने बताया था ना, जितने भी लोग हैं जो वोट कर सकते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपको ये प्रपोजल सही पसंद है या नहीं। तो सिर्फ आपको यस या नो लिखना होता है उसमें, ठीक है। उसमें आपको बताना नहीं होता कि किसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, बस आपको क्या बताना होता है, यस या नो, क्या आपको ये पसंद है कि नहीं, ठीक है। जैसे हम आगे लोगों से अभी पूछा जाए रेफरेंडम हो कि क्या क्या लॉकडाउन खुलना चाहिए या नहीं, तो सिर्फ दो, इसे कहा जाएगा रेफरेंडम, ठीक है। दिस मे बी एडॉप्शन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये किस लिए रेफरेंडम क्यों क्यों हो सकता है? कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा हो, कोई नया कानून बनाया जा रहा हो, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हो कुछ, उसके लिए ये पूछा जाता है कि क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसी सही है या नहीं। तो लोगों से पूछने का एक तरीका है रेफरेंडम। वो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट। जो कैबिनेट होती है ना, कैबिनेट क्या होती है, देखो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो मिनिस्टर्स आते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जब मैं ये सारे जो लोग हैं इनको कहा जाता है कैबिनेट। क्या कहा जाता है? कैबिनेट, याद रखना, ठीक है। तो जो ये कैबिनेट थी इसे कहा जाएगा सिविल कैबिनेट। इसके काम को कौन सुपरवाइज करता था? तो इसके काम को सुपरवाइज करती थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। तो जो सिविलियन की कैबिनेट होती थी उसको सुपरवाइज कौन करता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें ज़्यादातर कौन होते थे? मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। What happened after passing this legal framework order? तो देखो, आपको अभी बताया था मैंने, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उसने पास कर दिया था, उसके बाद क्या कंडीशंस हुई? आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस हुए। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को पास करने के बाद भी इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो नेशनल लेवल पे भी हुए, यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी हुए, और स्टेट लेवल पर भी इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव्स वर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एमएलएज और एमपीज को चुना गया लोगों द्वारा, और उन्हें कुछ पावर्स भी दी गई, ठीक है। वो टुक द फाइनल डिसीजन इन पाकिस्तान इवन आफ्टर इलेक्शंस। तो किसके पास आखिरी लास्ट फाइनल डिसीजन किसके पास थी? क्योंकि देखो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आ चुका था, तो जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर थी वो किसके पास थी? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी, या फिर किसके पास थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो इनके पास पावर ज़रूर थी, लेकिन पूरी पावर इनके पास नहीं थी। जो फाइनल कोई भी पॉलिसी बननी है या नहीं बननी, वो किसके पास हुआ करती थी पावर? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में समझ में आया। तो अब एक क्वेश्चन आता है, इज़ पाकिस्तान अ डेमोक्रेसी? तो क्या इससे हमें पता चलता है कि क्या पाकिस्तान उस टाइम पर डेमोक्रेसी था? क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो जो जनरल मुशर्रफ के अंडर थी तो इसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर कुछ रीजंस लिखे हैं क्यों उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा गया है। कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। देखो, गवर्नमेंट इन पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। क्यों नहीं कहा जा सकता? पहला रीजन, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। देखो, पीपल, लोगों ने इलेक्ट जरूर कर लिया अपने रिप्रेजेंटेटिव नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, मतलब कि सेंटर में भी और स्टेट लेवल पे भी
इलेक्शंस जरूर हुए, रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने गए, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रियली द रूलर्स, पर वो रूलर्स नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाती। द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल परवेज मुशर्रफ, एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मेन पावर किसके पास थी अभी भी? आर्मी ऑफिशियल्स के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास, जो कि लोगों द्वारा चुने नहीं गए थे, याद रखना। आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस हैपन्स इन अ डिक्टेटरशिप और मोनार्की। और ये किस में होता है? केवल डिक्टेटरशिप में और मोनार्की में, जहाँ पर लोगों द्वारा नहीं चुना जाता और एक रूलर आ जाता है और वो ही फाइनल डिसीजन लेता है। सारी पावर किसके पास होती है? रूलर्स के, जो वो रूलर्स होते हैं उनके पास होती है। तो उसे कहा जाता है डिक्टेटरशिप या मोनार्की। मोनार्की होता है राजाशाही, ठीक है। डिक्टेटरशिप में भी ऐसी होता है, एक इंसान होता है जिसके पास सारी पावर होती है। तो इसी तरीके की पावर कहाँ पर चल रही थी? पाकिस्तान में भी, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे वो। तो डेमोक्रेसी क्या है? लोगों द्वारा चुना जाना। तो जब हेड ही जो है वो लोगों द्वारा नहीं चुना जा रहा, तो इसे डेमोक्रेसी कैसे कहा जा सकता है? पाकिस्तान मीडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट द रेफरेंडम हेल्ड बाय द जनरल मुशर्रफ वाज बेस्ड ऑन द माल प्रैक्टिसेस एंड द फ्रॉड। और जिस बेसिस पे जनरल परवेज मुशर्रफ चुने गए थे, मतलब वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट थे, वो रेफरेंडम बहुत सारी मीडिया ने और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने उस रेफरेंडम को बिल्कुल गलत बताया है कि वो गलत तरीके से हुआ था, वो माल प्रैक्टिस थी और फ्रॉड था। तो दिस गिव्स द, देखो, तो ये हमें बताता है कि पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेसी नहीं था। तो हमें पहला फीचर मिल जाता है इससे, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो, तो हमने ये पॉइंट लिखा था फर्स्ट में, फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा था? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिन लोगों को लोगों ने चुना है, इलेक्टेड बाय द पीपल है, उन्हीं लोगों के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ना कि उसके पास जिसको लोगों ने नहीं चुना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला फीचर समझ चुके हैं। आगे हम समझेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।